Hello student, this is Vivek Tiwari. I am assistant professor at Government E. Raghavendra Rao PG Science College, Bilaspur. Today we are going to learn the basic concept of an array. In this video lecture, we will learn what is array, how it is defined, how it is declared, how to initialize an array, how to write data in an array, how to read data from an array, memory representation of an array, what is two-dimensional array, and at last multi-dimensional array. So these are the topic that we are going to cover in this video lecture. So first we have to understand why we use an array. इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक सेक्शन ऑफ कोड लिखा हुआ है. उस सेक्शन ऑफ कोड में मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है ऑफ टाइप इंटीजर. उसमें एक वैल्यू मैं स्टोर करा दे रहा हूँ 5. अब उसको प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू स्क्रीन पे प्रिंट करने जाते हैं. ऑब्वियसली आउटपुट आएगा 5. अब हम क्या कर रहे हैं, x में नया वैल्यू स्टोर करा रहे हैं 10. अब उसको प्रिंट कराते हैं, ऑब्वियसली आउटपुट आएगा 10. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 5 कहाँ गया. जब हम x = 10 बाद में फिर से लिखते हैं तो x की जो वैल्यू 5 है वो ओवरराइट हो जाती है. ओवरराइट हो जाती है इसका मतलब है कि जो हमारा वेरिएबल है वो सिंगल वैल्यूड है. मतलब वो हमारा वेरिएबल एट ए टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है. अब मान लीजिए हमारे पास अगर असाइनमेंट हो कि हमें 100 इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना हो, तब क्या करेंगे. तब हम तो ऑर्डिनरी वेरिएबल बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते. तो डेफिनेटली हम ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं यूज़ कर पाएंगे. इसलिए हमें कोई एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो 100 इंटीजर को स्टोर कर सके. तो हमारे पास दो रास्ते हैं. पहला रास्ता ये है कि आप 100 डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट कर दीजिए और हर वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कर दीजिए. पर ये एज अ प्रोग्रामर इसको याद कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है कि कौन से वेरिएबल को कब यूज़ करना है. प्रोग्रामर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है. तो हमारे पास एक दूसरा और बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है, और वो है कि हम एक ही वेरिएबल क्रिएट करें जो कि 100 डिफरेंट वैल्यूज़ स्टोर कर सकता हो. ऐसे वेरिएबल को हम बोलेंगे एरे. तो बेसिकली एरे क्या होता है, एरे होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा. एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा. जैसे कि यहाँ देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट में मैंने लिया है 1 2 3 4 5. एक कलेक्शन है जो कि 5 डिफरेंट इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहा है. इसकी खासियत ये है कि इस कलेक्शन में सारे वैल्यूज इंटीजर हैं. मतलब ये कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप हो गया. उसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में देखिए मैंने वैल्यू लिया है 1.1 2.0 4.9 8.2. इस एग्जाम्पल में जो सारे वैल्यूज हैं, जो 4 वैल्यूज है वो चारों फ्लोट टाइप के हैं. मतलब ये भी एक कलेक्शन है जो कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को होल्ड करता है. और तीसरे एग्जाम्पल में देखिए मैंने कैरेक्टर ए लिया है, कैरेक्टर बी लिया है और कैरेक्टर सी लिया है. तो ये भी एक कलेक्शन है जो कि सेम टाइप ऑफ डेटा, दैट इज कैरेक्टर, यहाँ पे सेम टाइप ऑफ डेटा को ये स्टोर करके रख रहा है. सो इस कलेक्शन को अगर हम एक नाम दे दें तो उसको हम बोलते हैं एरे. सो array is a collection of similar type of data, or you can say that array is a collection of homogeneous data. Homogeneous means similar type of data. Now let's see how to declare an array. हमारे पास एक ब्लाइंड रूल है प्रोग्रामिंग में कि जो भी एलिमेंट्स हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, जो भी वेरिएबल जो भी यूज़ करेंगे, वेरिएबल्स हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, उसको हमें डिक्लेयर करना है यूज़ करने से पहले. सिमिलरली जैसा हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी तरीके से जो भी एरे है उसको भी हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ताकि कंपाइलर को पता चले कि एरे आपके प्रोग्राम में यूज़ होने वाला है और एरे का साइज़ कितना है. तो एक सिंटेक्स है एरे को डिफाइन करने के लिए, वो है सबसे पहले आपको लिखना है डाटा टाइप. जैसे कि वेरिएबल का भी हम पहले लिखते हैं, पहले डाटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं. उसी तरीके से सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप. उसके बाद एरे नेम, ये एरे नेम हम लिखेंगे, एरे का कोई भी नाम हो सकता है. फिर ये तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है साइज, कि एरे का साइज कितना है, मतलब हम उसमें कितने एलिमेंट स्टोर कराने वाले हैं. उसके बाद देखिए इसको एग्जाम्पल में मैंने क्लियर किया हुआ है कि मैंने लिखा हुआ है इंटीजर मैक्स 10. इंटीजर मैक्स 10 मैंने लिखा है. इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा टाइप को, मैक्स एरे का नाम है और 10 है यहाँ पे साइज. तो इस तरीके से हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं. जब भी आपको प्रोग्राम में एरे यूज़ करना है आपको एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा. अब हम देखते हैं कि जब हम डिक्लेयर करते हैं तो एक्चुअली होता क्या होगा. तो यहाँ पे देखिए कि जैसा ही आप इंटीजर मैक्स 10 लिखेंगे ऑटोमेटिकली आपके मेमोरी में
एक इस तरीके से स्पेस क्रिएट होगा, और वो स्पेस कितना होगा, यहाँ पे हमने 10 डिफाइन किया है, इसलिए ये 10 स्पेस एलोकेट कर देगा जिसमें आप वैल्यू स्टोर करोगे फ्यूचर में, जिसमें आप 10 इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इंटीजर मैक्स 10 जो मैंने एग्जांपल लिया है, इसका मतलब मैक्स नाम का एक एरे है जो कि इंटीजर टाइप के 10 डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंटीजर एरे। तो मैक्स एक एरे है जो कि इंटीजर टाइप के 10 डिफरेंट वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो इस तरीके से एरे को डिक्लेयर करेंगे। फिर से ब्लाइंड रूल जो मैंने बताया आपको, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी एलिमेंट जब हम प्रोग्राम में यूज करते हैं तो उसको हमको डिक्लेयर करना पड़ता है, चाहे आप फंक्शन यूज करें, चाहे आप वेरिएबल यूज करें। उसी प्रकार से जब हमको अपने प्रोग्राम में एरे यूज करना है तो एरे मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूजिंग, ताकि कंपाइलर को ये पता चले कि आपके प्रोग्राम में एरे यूज होने वाला है और उसका साइज कितना है। डिक्लेयर करने के लिए बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। सबसे पहले आप लिखिए डाटा टाइप, फिर नेम ऑफ एरे, उसके बाद उसका साइज। अब देखते हैं कि एरे तो हमने डिक्लेयर कर दिया, अब डिक्लेयर किए गए एरे में हम डाटा इनपुट कैसे करें। डेटा इनपुट करने के लिए दो मेथोडोलॉजी है। पहला मेथोडोलॉजी है आप एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप इसको प्रोवाइड कर दें, और दूसरा मेथोडोलॉजी है लूप के थ्रू। तो सबसे पहले देखते हैं हम लूप के थ्रू एरे में डाटा इंसर्ट कैसे करें। तो एक सेक्शन ऑफ कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको समझ में आ जाएगा। एक मैंने वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का आई, जो आई वेरिएबल है वो लूप वेरिएबल है जो कि लूप चलाने के काम आएगा। फिर मैंने एक एरे डिक्लेयर किया ए, जिसकी साइज है 10, मतलब ये 10 डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। तो फिर हम उसके बाद मैंने एक फॉर स्टेटमेंट लिखा है जो कि i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। उसका कंडीशन है i इज लेस देन 10, मतलब ये लूप तब तक रन करेगा जब तक i की वैल्यू 10 से छोटी है। देन i प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और लूप के अंदर मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ इंटर वैल्यू ऑफ a। जितने बार लूप चलेगा आपका प्रोग्राम यूजर से पूछेगा इंटर द वैल्यू ऑफ a, और उस वैल्यू को स्टोर कर देगा a ऑफ i में। ये इसको प्रोग्राम ai में वैल्यू को स्टोर कर देता है। सो देखते हैं ये वाला, इसके थ्रू भी आप एरे में डाटा इनपुट कर सकते हो। ये हमारा एक प्रोग्राम है जो मैंने लिखा है। अब दूसरा जो तरीका है वो है द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जैसे कि आपने डिक्लेयर किया है इंटीजर A5, तो डिक्लेयर करने के तुरंत बाद आप इसमें 5 वैल्यू असाइन कर सकते हो। जरूरी नहीं है 5 करो, आप 5 से ज़्यादा भी करोगे तो एरे बाउंड चेकिंग परफॉर्म करता है, वो वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। और अगर आप कम करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आप वैल्यू स्टोर करोगे उतना ही उसमें स्टोर करेगा। अब यहाँ पे देखिए एरे a इज इक्वल टू 5 में एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन पे ही मैं 5 वैल्यू मतलब प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसी प्रकार जो दूसरा एग्जाम्पल देखिए फ्लोट F6 मैंने लिखा हुआ है, उसमें 6 डिफरेंट फ्लोट वैल्यूज में एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ जिसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू भी बाद में अपने वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो एरे डिक्लेयर करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, जिसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, कि जब आप एरे को पहली बार डिक्लेयर कर रहे हो अपने प्रोग्राम में उसी समय आप उसकी इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर दीजिए। परंतु हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि एरे में जो वैल्यू जो भी स्टोर करने वाले हो हमको कंपाइल टाइम में ही पता हो। कभी ये रन टाइम में यूज़र के द्वारा भी एंटर किया जाता है। जब इसको यूज़र के द्वारा एंटर किया जाएगा तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो है लूप के थ्रू आपको एंट्री कराना है, और लूप एरे के साइज तक चलता है। जैसे यहाँ पे एरे का साइज 10 है तो मैंने लूप को स्टार्ट किया 0 से, और वो 10 टाइम्स आपका लूप रन करेगा और हर बार वैल्यू स्टोर कर रहा है स्कैनएफ स्टेटमेंट के थ्रू। अब देखते हैं रीडिंग डाटा फ्रॉम एन एरे। अभी हमने देखा कि एरे में डाटा कैसे इंसर्ट कराएं। अब हम देखते हैं कि एरे में अगर कोई डाटा पहले से है तो हम उसको रीड कैसे करें। तो ऑब्वियसली जैसे हमने लूप के थ्रू उसको राइट किया था, उसी तरीके से हम उसको रीड भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है आई ऑफ टाइप इंटीजर, ये लूप वेरिएबल है। उसके बाद मैंने एक एरे डिक्लेयर किया M5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। मैंने लिखा है 5 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ टाइप इंटीजर यहाँ पे स्टोर्ड हैं। अब इसको स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। इसके लिए बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है, चूंकि 5 यहाँ पे वैल्यूज हैं इसलिए लूप वेरिएबल ये लूप 5 बार रन करेगा। स्टार्ट किया i इज इक्वल टू 0 से, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, फिर प्रिंट एफ %d m ऑफ
आई। अब देखते हैं ये बेसिकली रन कैसे करता है। जब आई की वैल्यू 0 रहती है, स्टार्टिंग में जब आई की वैल्यू 0 है तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट एफ एम ऑफ 0। तो एम ऑफ 0 में जो वैल्यू स्टोर होगा, इसके पहले वाले जब सबसे पहले मैंने आपको डिक्लेयर करना सिखाया था तो बताया था जैसे ही आप M5 करोगे 5 डिफरेंट स्पेस क्रिएट हो जाएंगे फ्रॉम M0 टू M4। तो M0 में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो वैल्यू स्क्रीन पे आके प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप का वेरिएबल है, जो लूप का काउंट है वो इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने के बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 1 और अब क्या प्रिंट करने वाला है, M ऑफ 1। ये प्रोसेस चलते रहेगा और M0, M1, M2, M0 पे स्टोर था 1, M1 पे स्टोर है 2, M2 पे स्टोर है 3, M3 पे स्टोर है 4 और M4 पे स्टोर है 5। ये बारी बारी से स्क्रीन पे आपको मिलते चले जाएगा, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो हमने देखा कि लूप के थ्रू हम डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं और लूप के थ्रू डेटा को प्रिंट भी कर सकते हैं एरे का। तो एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए लूप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इस प्रोग्राम में देखने से हमको ये समझ में आता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का वो हमेशा 0 होता है। जो एरे का जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। मतलब अगर हमने लिखा है इंटीजर M5 तो जो पहला वैल्यू होगा वो M0 होगा, दूसरा वैल्यू होगा M1, तीसरा वैल्यू होगा M2, फिर M3, देन M4। तो ये हो गया हम डेटा एरे से किस तरीके से रीड कर सकते हैं। अब एरे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम एक बार देखते हैं। बेसिकली एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे इज नंबर्ड 0, अभी हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा। सो द लास्ट एलिमेंट इज 1 लेस देन द साइज ऑफ एन एरे। हमने देखा कि हमने डिक्लेयर किया था इंटीजर M5 मतलब स्टार्ट होगा 0 से, मतलब पहला एलिमेंट स्टोर होगा M0 पे और जो लास्ट एलिमेंट होगा 1 लेस देन साइज ऑफ एन एरे, मतलब लास्ट एलिमेंट होने वाला है M4। एन एरे इज ऑल्सो नोन एज सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, क्योंकि हम सब्सक्रिप्ट में साइज प्रोवाइड करते हैं इसलिए इसको सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल भी बोला जाता है। बिफोर यूजिंग एन एरे इट्स टाइप एंड डायमेंशन मस्ट बी डिक्लेयर्ड। जब भी हमको एरे को यूज करना है, एरे का टाइप हमको बताना है और उसका डायमेंशन मतलब उसका साइज हमको बताना है। However big an array, its element are always stored in contiguous memory location. That is very important. ये सबसे important point है एरे का कि चाहे एरे कितना भी बड़ा हो उसके एलिमेंट्स सिक्वेंशली मेमोरी में स्टोर होते हैं। कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन ये यूज करते हैं स्टोर होने के लिए। अब हम देखते हैं कि एरे को मेमोरी में, एरे हमारा जो मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होता है, इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। हमने डिफाइन किया है इंटीजर A6 जो कि मतलब A एक एरे है जो कि 6 डिफरेंट एलिमेंट स्टोर करता है। वो एलिमेंट है 10, 5, 9, 8, 6 और 0। अब क्या होगा जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होता होगा, इसका मतलब है एरे इंटीजर टाइप है। इंटीजर टाइप आपके मेमोरी में 2 बाइट का स्टोरेज स्पेस लेता है। अब देखिए ये किस तरीके से मेमोरी में स्टोर हुआ है। सबसे पहला एलिमेंट होता है A0 जो सब्सक्रिप्ट है 6 है, जो साइज है। मैंने इसके जस्ट पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था कि एरे की जो एलिमेंट्स है उनकी काउंटिंग, जो सब्सक्रिप्ट है उसकी काउंटिंग, जो इंडेक्स वैल्यू उसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है वो कहलाता है A0, बेस वैल्यू उसको हम क्या बोलेंगे, A0। A0 में कौन सा वैल्यू स्टोर है, यहाँ पे स्टोर है 10, इसलिए यहाँ हमने लिखा है 10। यहाँ देखिए 10 स्टोर्ड है। मान लीजिए वो किसी लोकेशन 66,510 पे स्टोर है। मान लीजिए जो बेस लोकेशन है वो 66,510 पे स्टोर्ड है। उसके बाद हमने देखा था कि जो एरे है वो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन लेता है। उसका मतलब है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सिक्वेंशियली स्टोर होंगे, मतलब वन आफ्टर अनदर। मतलब जैसे ही A0 का स्पेस खत्म होगा तुरंत A1 स्टार्ट हो जाएगा। जो सेकंड एलिमेंट ऑफ एन एरे है वो होगा A1, थर्ड एलिमेंट ऑफ एरे होगा A2, फोर्थ एलिमेंट ऑफ एन एरे होगा A3, फिफ्थ एलिमेंट ऑफ एन एरे होगा A4 और सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ एन एरे होगा A5। ये कंसेक्यूटिव मेमोरी स्पेस पे एलोकेट होंगे। अब जो मेमोरी स्पेस है, जो सेकंड एलिमेंट है A1, मतलब A1 पे क्या आने वाला है, जो वैल्यू है वो आने वाला है 5। तो A1 पे 5 स्टोर हो गया, A2 पे 9 स्टोर हो गया, A3 पे 8 स्टोर हो गया है, A4 पे 6 स्टोर हो गया है। देखिए सिक्वेंसली मेमोरी स्टोरेज स्पेस ले रहा है ये। और A5 पे
जीरो स्पेस हो गया है। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझना है। हमने देखा कि जो बेस एड्रेस था, मतलब A0 का जो एड्रेस था वो था 66,510। फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एरे कंसेक्यूटिव मेमोरी स्पेस में स्टोर होता है, मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे बेस एड्रेस है 510। अब हम अच्छे से जानते हैं कि जो इंटीजर है वो मेमोरी पे 2 बाइट का स्टोरेज स्पेस लेता है, मतलब जो नेक्स्ट ये जो स्टोरेज स्पेस लेगा 2 बाइट का, मतलब 66,510 और 66,511, ये 2 बाइट्स पे एरे A0 स्टोर होगा क्योंकि इंटीजर 2 बाइट लेता है। फिर ये कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन A1 जैसे ही 512 पे नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पे स्टोर होगा, 512 पे। क्यों? क्योंकि 10 में +2 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 512 और ये 2 बाइट इंटीजर का स्टोरेज स्पेस है। A1 फिर से 2 बाइट लेगा, मतलब ये 512 और 513 पे स्टोर होगा। नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा 66,514 पे, फिर +2 66,560, फिर +2 66,518, फिर 66,520। तो इस तरीके से एरे एलिमेंट्स मेमोरी में स्टोर होते हैं। हमको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर इंटीजर हमने डिफाइन किया है A6, मतलब इसका बेस एलिमेंट स्टोर होगा A0 पे और लास्ट एलिमेंट स्टोर होगा A5 पे, और ये सारे एलिमेंट्स सिक्वेंशियल स्टोरेज स्पेस लेंगे, मतलब कंटिन्यूसली स्टोर हो जाएंगे। अगर इसका मतलब साफ है कि अगर हमारे पास बेस एड्रेस है तो हम किसी भी एरे के एलिमेंट्स के वैल्यू का वो स्क्रीन पे प्रिंट करा सकते हैं, उसका एड्रेस हम जान सकते हैं। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए A0 पे यहाँ पे स्टोर है 10, A1 पे स्टोर है 5, A2 पे स्टोर है 9, A3 पे स्टोर है 8 और A4 पे स्टोर है 6, A5 पे स्टोर है 0। अब मान लीजिए आपको सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है। सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है मतलब आपको एक्सेस करना है A1 को। तो A1 को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? आप डायरेक्टली A1 को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर आप लिखें A1 इज इक्वल टू, अगर आपने लिखा 7, जैसे ही आप लिखेंगे A1 इज इक्वल टू 7, तो ये जो 7 है, ये वैल्यू जो हमने स्टोर किया 7, वो यहाँ 5 को ओवरराइट कर देगा और यहाँ जाके स्टोर हो जाएगा। मतलब हम एरे के किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने आपको बताया कि एरे क्या होता है, एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, एरे को किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं, एलिमेंट्स कैसे रीड करते हैं और उसमें एलिमेंट्स कैसे राइट करते हैं और एलिमेंट कैसे रीड करते हैं, ये इसको एक प्रोग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है ऑफ टाइप इंटीजर। A10 है, सबस्क्रिप्ट में 10 है, मतलब एरे की साइज 10 है। स्टार्ट होगा A0 से और एंड होगा A9 पे। फिर एक मैंने वेरिएबल लिया है I, ये लूप वेरिएबल है। CLR SCR बेसिकली यूज टू क्लियर द स्क्रीन। अब हम डाटा कैसे एरे में राइट करें, मतलब हम डाटा कैसे स्टोर करें, तो हम यूजर को बोलते हैं इंटर 10 एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। आप 10 एलिमेंट्स इनपुट करिए। इनपुट कराने के लिए हमने लूप यूज किया है फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस। अब हम देखते हैं कि ये लूप रन कैसे करेगा। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में i की वैल्यू कितनी है, i इज इक्वल टू 0 है। जब i इज इक्वल टू 0 है तो स्कैन एफ कैसे रन करने वाला है, स्कैन एफ जो हमने लिखा है, स्कैन एफ के बाद हमने लिखा है %d के बाद हम उसको स्टोर करा रहे हैं कहाँ पे, m% ऑफ a ऑफ, अब i की वैल्यू कितनी है 0, तो जो A0 किसका वैल्यू होता है, A0 किसका स्पेस है, जो पहले एलिमेंट का स्पेस है। तो जो भी हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा A0 पे। यहाँ पे हमने देखा है, पहले ही हम देख चुके हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे A10 लिखेंगे ऑटोमेटिकली स्टोरेज स्पेस इस तरीके से क्रिएट हो जाता है। A0, A ऑफ 1, A ऑफ 2, इस तरीके से आपका स्टोरेज स्पेस क्रिएट हो जा रहा है। तो जैसे ही हम ये वाला लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करते हैं, इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते ही सबसे पहले जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, A0 में स्टोर हो जाएगा। फिर लूप वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 1, अब यहाँ पे स्टोर होगा A1। जो भी वैल्यू A1 में जाएगी वो
यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से हम लूप का यूज़ करके एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। उससे एक बार प्रिंट करने के लिए भी मैंने पहले ही बताया है कि लूप वेरिएबल लूप ही आपको यूज़ करना है, और सेम प्रोसेस है जैसा स्कैनएफ के लिए है। यहाँ पे बस एम% साइन है, एम% साइन एड्रेस को इस पे एड्रेस को एलोकेट करता है, मतलब हम ये बताता है कि आप कहाँ पे वैल्यू को स्टोर कराना है, और प्रिंटफ स्टेटमेंट में वो साइन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब हम देखते हैं जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलता है। अब इस प्रोग्राम को रन करिए, देखिए इस तरीके से कुछ आउटपुट आपको मिलेगा। यूज़र ने इनपुट किया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 10। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वैल्यू 10 है, जो सबसे पहले यूज़र ने इनपुट किया था, वो कहाँ स्टोर हो रहा है, A0 पे। जो सेकंड वैल्यू है 20, वो कहाँ स्टोर हो रहा है, A1 पे। लूप वेरिएबल यहाँ पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 4 हुआ, कब तक चलेगा, 9 तक। 9 से आगे जैसे बढ़ेगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से आप एरे में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और एरे ये जो स्टोर्ड वैल्यू है उसको रीड कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एरे, उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसमें कैसे डाटा रीड करते हैं, उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसको किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं। अभी तक हमने जो एरे देखा था उस एरे को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे, क्योंकि हमने सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट यूज़ किया था। अब हम देखने वाले हैं कि 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, उसको किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, उसको किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे सिंटेक्स देखिए 2 डायमेंशनल एरे का। 2 डायमेंशनल एरे को डिफाइन करने का वही सिंटेक्स है जैसे हमने पहले देखा था, बस थोड़ा सा माइनर मॉडिफिकेशन है। सबसे पहले हम लिखेंगे डाटा टाइप, हम सिंगल डायमेंशनल एरे में भी लिखते थे। फिर एरे ऑफ नेम, नेम ऑफ एन एरे, ये वहाँ भी लिखा करते थे एरे का नाम। उसके बाद हमने देखा था, उसके बाद सिर्फ हम लिखते थे साइज, सिर्फ एक सब्सक्रिप्टेड वैल्यू हुआ करता था जो कि 1 डायमेंशनल एरे का साइज बताता था। यहाँ पे 2 सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल हैं, 2 सब्सक्रिप्टेड पोजीशन है। पहला है size1, दूसरा है size2। size1 पहले डायमेंशन को बताता है, size2 दूसरे डायमेंशन को बताता है। तो अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे है तो सबसे पहले फर्स्ट डायमेंशन का जो साइज है आप size1 में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सेकंड डायमेंशन का साइज है उसको size2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको एग्जांपल से के जरिए समझते हैं। इसको एग्जांपल में मैंने देखिए, मैंने डाटा टाइप लिखा है इंटीजर, मतलब जो हम एरे डिक्लेयर करने वाले हैं वो इंटीजर टाइप का है। एरे का नाम मैंने फिर से दिया है ए, एरे का नाम फिर से ए है। फिर यहाँ पे मैंने 2 सबस्क्रिप्ट में लिखा है, पहले में 4 लिखा है और सेकंड में लिखा हुआ है 3, मतलब जो फर्स्ट डायमेंशन है उसका साइज है 4 और सेकंड डायमेंशन है उसका साइज है 3। So A is an 2-dimensional array of integer which can hold total 12 वैल्यूज। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेंगे टोटल 12 वैल्यूज। ये एरे आपका स्टोर कर सकता है। अब देखिए ये कैसे, किस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन देखें ताकि हमको वैल्यू इंसर्ट कराने में और वैल्यू रीड करने में आसानी हो। तो एरे का नाम के बाद हमने यहाँ पे साइज मेंशन किया है। साइज सबसे पहला जो साइज है, फर्स्ट डायमेंशन का साइज है 4 और सेकंड डायमेंशन का साइज है 3। तो ये फर्स्ट डायमेंशन का साइज आप देखिए, ये हो गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट डायमेंशन को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड डायमेंशन को। सो ये हो गया 4x3 का हमारे पास हमने एक एरे डिजाइन कर लिया है। फर्स्ट डायमेंशन 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा डायमेंशन 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार हमने देखा था कि जो एरे है वो उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी तो जो सबसे पहला वैल्यू होगा वो स्टोर होगा A00 पोजिशन में, दूसरा वैल्यू स्टोर होगा A01 पोजिशन में और तीसरा वैल्यू स्टोर होगा A02 पोजिशन में। यहाँ पे आप देखिए जो सेकंड डायमेंशन था वो था 3, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आप जो यहाँ पे स्टोर कर सकते हो वो है 3। नंबर ऑफ वैल्यूज आप 3 स्टोर कर सकते हो, मतलब इंडेक्स जो वेरिएबल है वो 0 से स्टार्ट होके अधिकतम जाएगा 2 तक। तो यहाँ पे जो इंडेक्स है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है 0 से और एंड हो रहा है 2 में। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए जो डायमेंशन है फर्स्ट डायमेंशन पे जो साइज यहाँ पे लिखा हुआ है वो है 4, मतलब ये स्टार्ट होगा 0 से और एंड होगा 3 पे।
तो ये 0 से 3 मतलब 4 एलिमेंट से स्टोर कर सकते हैं। तो हम फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला एलिमेंट स्टोर हुआ है वो A00 पे हुआ है, दूसरा एलिमेंट A01 पे, तीसरा A02 पे। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो A10 पे स्टोर होगा, फिर A11 पे स्टोर होगा, फिर ये A12 पे स्टोर होगा, फिर A20 पे स्टोर होगा, फिर A21 पे, फिर A22 पे। इस तरीके से आप मेमोरी मैपिंग आप अपने दिमाग में बना के रख लीजिए, जो आपको आसान होगा इसको याद रखना। एक पर्टिकुलर वैल्यू को अगर प्रिंट कराने के लिए आपको दे दिया जाए तो आपको बहुत आसान हो जाएगा कि अगर ये मैपिंग आपको याद रहा तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को इसमें आप एक्सेस कर पाएंगे। अब हम देखते हैं इसका इनिशियलाइजेशन कैसे करें। हमने पहले भी देखा था कि इसमें इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। अब देखिए एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम इनिशियल वैल्यू कैसे प्रोवाइड करें। यहाँ पे फर्स्ट डायमेंशन की साइज है 4, इसलिए यहाँ पे जो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ये कैसे किए, यहाँ पे 4 है इसलिए यहाँ पे टोटल 4 टाइप्स ऑफ, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लिया हुआ है, एंगल ब्रैकेट लिया हुआ है, और इसमें वैल्यू कितने स्टोर किए हैं 3 कि सेकंड डायमेंशन को स्टोर कर रहा है। मतलब ये फर्स्ट डायमेंशन के लिए है 4 सबस्क्रिप्ट, और इस हर एक जो एंगल ब्रैकेट है इसके अंदर 3 डिफरेंट वैल्यूज होंगे। टोटल में 12 वैल्यूज होंगे, 4 इंटू 3 टोटल 12 वैल्यूज होंगे। अगर इसको हम कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो पहला एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपने मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़ा है तो भी आपको बहुत आसानी से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ये हम बेसिकली एक मैट्रिक्स ही क्रिएट कर रहे हैं 4x3 का, जहाँ पहला 4 है वो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए और दूसरा जो है वो वाई कोऑर्डिनेट के लिए है। तो यहाँ पे देखिए पहले जो डायमेंशन में 4 वैल्यू है, मतलब ये स्टार्ट होगा 0 से और ये जाएगा 3 तक। तो यहाँ पे 3 वैल्यू स्टोर कर लिया, फिर सेकंड में 3 वैल्यू स्टोर कर लिया, थर्ड में 3 वैल्यू स्टोर कर लिया और 4 में 3 वैल्यू स्टोर हमने किया हुआ है। तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट पे, सेकंड कोऑर्डिनेट पे 3 लिखा हुआ है, इसलिए हम 3 से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ भी हमने 3 वैल्यू स्टोर किया हुआ है, यहाँ भी 3 वैल्यू स्टोर किया हुआ है। तो ये एक तरीका है जिसमें हम 2 डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा तरीका हम देख सकते हैं, हमने कोई भी ये ब्रैकेट नहीं लिया है, हमने डायरेक्टली वैल्यू को लिख दिया है 1 3 5 2 4 6 7 9 11 8 10 12। हमने सिक्वेंसली लिखा है, ये ऑर्डर को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले यहाँ था 1 3 5, तो हमने यहाँ पे 1 3 5 को लिखा, फिर था 2 4 6 तो हमने यहाँ पे 2 4 6 को लिख दिया, फिर था 7 9 11 तो हमने यहाँ पे 7 9 11 को लिख दिया, फिर 8 10 12 था तो 8 10 12 को लिख दिया। हमने इसके ऑर्डर को चेंज नहीं किया, हमने एज इट इज इसको लिख दिया है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट व्हाइल इनिशियलाइजिंग अ 2 डायमेंशनल एरे इट इज नेसेसरी टू मेंशन द सेकंड कॉलम डायमेंशन वेयर एज द फर्स्ट डायमेंशन रो इज ऑप्शनल। मतलब सेकंड जो वैल्यू है, सेकंड कॉलम की वैल्यू है, उसको हमेशा आपको लिखना है। फर्स्ट को आप नहीं लिखें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सेकंड को आपको लिखना पड़ेगा। मतलब अगर हम लिखें इंटीजर a और 3 तो ये पॉसिबल है। इसको हम बोल सकते हैं कि अगर हम ऐसा लिखेंगे तो ये राइट है। नेसेसरी टू मेंशन द सेकंड कॉलम डायमेंशन वेयर द फर्स्ट डायमेंशनल रो इज ऑप्शनल। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हम इस तरीके से लिखते हैं इंटीजर a 4 और इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं तो ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। तो ये हमने देखा कि सेकंड 2 डायमेंशनल एरे को हम इनिशियलाइज कैसे करें। अब हम देखते हैं एलिमेंट को इस पे रीड कैसे करें। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले भी 1 डायमेंशनल एरे में यूज़ किया हुआ है। हम देखते हैं कि इनिशियलाइज करने का 2 तरीका अभी इसके जस्ट पहले हमने देखा। इसमें से आप कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको ज़्यादा आसान लगे। इन दोनों में से कोई भी एक तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब किसी भी 2 डायमेंशनल एरे के वैल्यू को रीड करने के लिए हम लूप का ही यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल है तो हम डबल लूप यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल है तो ट्रिपल लूप हम
यूज़ करते हैं। यही इसका कोर कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे देखिए, हम 2 डायमेंशनल एरे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिया हुआ है इंटीजर A43। इसका मतलब है ये 2 डायमेंशनल एरे है। फर्स्ट डायमेंशन में 4 एलिमेंट्स और सेकंड डायमेंशन में 3 एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू को इनिशलाइज कर लिया है, ये वाला मेथडोलॉजी मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब इसके वैल्यू को प्रिंट करना है। तो चूंकि ये 2 डायमेंशनल है, इसलिए हम 2 लूप का यूज़ करेंगे। पहले डायमेंशन के लिए एक लूप और दूसरे डायमेंशन के लिए दूसरा लूप। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, पहले डायमेंशन के लिए मैंने लिखा है i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, i इज लेस देन 4 हो रहा है। 4 ये साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैक्सिमम साइज यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। उसी तरीके से सेकंड लूप में आप आइए, j से 0 से स्टार्टिंग है और उसकी साइज है j इज लेस देन 3। मतलब ये टोटल ये लूप जो इनर लूप है वो 3 टाइम्स रन करेगा, जो आउटर लूप है वो 4 टाइम्स रन करेगा। और उसमें वैल्यू को जो हमने प्रिंट कराया है वो है aij। अब सिर्फ एक लूप का एग्जीक्यूशन हम देखते हैं कि एक लूप इसमें से किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। देखिए, स्टार्टिंग में मान लीजिए i की वैल्यू कितनी है 0। सबसे पहला लूप एग्जीक्यूट करेगा तो i की वैल्यू कितनी रहेगी 0। जब इनर लूप में हम आएंगे तो j की वैल्यू रहेगी 0। j की वैल्यू 0 हो गई। अब हम प्रिंट क्या क्या आ रहे हैं, प्रिंट है %d aij। तो ai की वैल्यू है 0 और j की वैल्यू है 0। अब मेमोरी मैप याद करिए, A00 पहला एलिमेंट होता है, A00 पहला एलिमेंट होता है। तो पहला एलिमेंट से हमको ये समझ में आएगा, तो यहाँ पे स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा A11। उसके बाद देखिए, लूप वेरिएबल जो इनर लूप है वो इंक्रीमेंट कर जाएगा। इंक्रीमेंट जब करता है तो अब हमारे पास जो वैल्यू हो गई, i की वैल्यू अभी भी हमारे पास 0 है, j की वैल्यू अब हो गई 1। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा, a ऑफ 0 1 की वैल्यू। अब मेमोरी मैपिंग जो हमने इसके पहले पढ़ा था उसको देखने से ये हमें समझ में आएगा कि A01 का मतलब होता है ये सेकंड वैल्यू, मतलब 3 स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर से देखते हैं कि अब वैल्यू क्या हो गई है, i की वैल्यू 0 ही है, j की वैल्यू 3 हो गई, तो प्रिंट करेगा A03, मतलब जो थर्ड वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। अब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे क्योंकि हमारा कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, j इज इक्वल टू 4 हो जाता है, हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाता है। अब जैसे ही इनर लूप का कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ, मतलब हम इस लूप से बाहर आ गए, फिर यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अब i की वैल्यू हो चुकी है 1, तो i की वैल्यू हो गई 1। इनर लूप में फिर से हम आएंगे, j की वैल्यू हो जाएगी 0। तो हम जो नेक्स्ट वैल्यू स्टोर होगा वो होगा A10 पे। तो मेमोरी मैपिंग से हमको ये समझ में आता है कि जो A10 है ये रिप्रेजेंट करता है इस वैल्यू को। तो इस तरीके से हम वैल्यू को रीड कर सकते हैं। ये हो गया बहुत आसान तरीका। बिल्कुल हमें एक ही चीज़ याद रखनी है, अगर 2 डायमेंशनल अरे हैं तो डबल लूप यूज़ करें, 3 डायमेंशनल अरे हैं तो 3 आपको लूप यूज़ करने हैं। तो ये मैंने एक प्रोग्राम कोड लिखा है जिसके थ्रू वैल्यू को मैं रीड कर रहा हूँ और वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा हूँ। बिल्कुल वही जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में समझाया है उसी तरीके से प्रोग्राम कोड लिखा हुआ है। आप इस प्रोग्राम कोड को एग्जीक्यूट करके देखिए। अब देखिए कि इसकी मेमोरी मैपिंग क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसकी मेमोरी मैपिंग किस तरीके से होती है, उसको किस तरीके से आपको याद रखना है। मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहला जो एलिमेंट है 1 वो कहाँ स्टोर होगा 0 0 पोजीशन पे, फिर सेकंड एलिमेंट 0 1, थर्ड एलिमेंट 0 3 पोजीशन पे, जो फिर ये 2 कौन सा एलिमेंट है, ये कहाँ स्टोर हो रहा है 1 0 पोजीशन पे, 4 कहाँ स्टोर हो रहा है 1 1 पे, फिर ये 1 2 पे स्टोर हो रहा है, फिर 7 कहाँ स्टोर हो रहा है 7 2 0 पे स्टोर हो रहा है, 9 2 1 पे स्टोर हो रहा है, 11 2 2 पे स्टोर हो रहा है, 8 3 0 पे स्टोर हो रहा है, 10 3 1 पे स्टोर हो रहा है, 12 3 2 पे स्टोर हो रहा है। तो ये तो पुराना मेमोरी मैपिंग है। अब ये देखिए ये स्टोर कैसे होता है। पहले ही हमने बोला है कि एरे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है, मतलब ये मेमोरी पे सिक्वेंशियल स्टोरेज स्पेस लेता है। मतलब अगर हमको बेस एड्रेस पता हो तो हम सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जो हमारा पहला एलिमेंट है A00, पहला जो एलिमेंट है हमारा A00, वहाँ पे हमने स्टोर कर दिया 1 को। दूसरा A01, देखिए
तो A01 ये वाला एलिमेंट है, ये यहाँ आके स्टोर हो गया। तीसरा है A02, ये वाला एलिमेंट है, मेमोरी मैपिंग जो हमने पहले देखा था, वहाँ से हमको ये पता चला कि यहाँ पे ये आके स्टोर हो गया। फिर A10 स्टोर होगा, सिक्वेंसली स्टोर हो रहा है, मतलब ये 2 यहाँ के स्टोर होगा। इसलिए जो हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन का एरे डिक्लेरेशन का जो 2 मेथडोलॉजी देखा था 2 डायमेंशनल एरे में, कि आप चाहे इस तरीके से डिक्लेयर करो या सिक्वेंसली आप वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर 1 3 5 2 4 6 7 9 11 8 10 12 कॉमा लगा के आप लिख दो, दोनों सेम है क्योंकि ये सिक्वेंसली स्टोर होता है। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल वही जो ऐसा 1 डायमेंशनल एरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन था, पहला वैल्यू का बेस एड्रेस है 66 510, तो जो सेकंड वैल्यू होगा वो होगा 512। क्यों? क्योंकि ये भी इंटीजर वैल्यू है और इंटीजर वैल्यू मेमोरी स्पेस 2 बाइट का लेता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये मेमोरी में ये रिप्रेजेंट हो रहा है, बिल्कुल जैसे कि हमने किसी भी सिंगल डायमेंशनल एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं सब्सक्रिप्ट वैल्यू के थ्रू, उसी प्रकार हम 2 डायमेंशनल एरे के भी किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया मेमोरी मैपिंग सेकंड 2 डायमेंशनल एरे का, हमने अभी देखा। अब हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब है एक से ज़्यादा डायमेंशन, मतलब एक से ज़्यादा डायमेंशन। जैसे अभी हमने देखा 1 डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल एरे में एक सब्सक्रिप्ट वैल्यू था, 2 डायमेंशनल एरे में आए तो 2 सब्सक्रिप्टेड वैल्यू हो गए। जो पहला सब्सक्रिप्टेड वैल्यू था वो फर्स्ट डायमेंशन के लिए था और सेकंड सब्सक्रिप्टेड वैल्यू था वो दूसरे डायमेंशन के लिए था। अगर हम 3 डायमेंशनल एरे की बात करें तो यहाँ पे 3 सब्सक्रिप्ट होंगे, पहला पहले डायमेंशन के लिए, दूसरा दूसरे डायमेंशन के लिए और जो तीसरा है वो चौथे डायमेंशन के लिए। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट स्टोर होंगे? 3 × 2 × 4। तो इस तरीके से अगर हम 4 डायमेंशनल एरे की बात करें तो यहाँ पे एक सब्सक्रिप्ट वैल्यू और आ जाएगा। अब बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे में वैल्यू कैसे रीड करानी है, स्टोर कैसे। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन की बात करें तो आप सिक्वेंशली वैल्यू को लिख दीजिए बिना ऑर्डर चेंज किए, वो आपके मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा। अगर आपको दूसरे तरीके से स्टोर करना है तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टोर करने का एक तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम कैसे स्टोरेज स्पेस करें, कैसे हम इसको स्टोर करें। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि 3 डायमेंशनल एरे को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका एक्सटेंशन आपको करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, जैसे 3 डायमेंशनल एरे हैं तो वैल्यू को रीड करने के लिए 3 लूप का यूज़ करेंगे। पहला लूप जो सबसे आउटर में लूप होगा वो पहले डायमेंशन के लिए, उसके बाद के जो 2 इनर लूप होंगे क्रमशः दूसरे और तीसरे डायमेंशन के लिए होंगे। उसी प्रकार से राइट करने के लिए भी 3 लूप का यूज़ करेंगे और सब्सक्रिप्टेड वैल्यू के थ्रू डाटा को हम राइट कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक्स ऑफ एरे। हमने देखा एरे को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज किस तरीके से किया जाता है, लूप के थ्रू एरे के एलिमेंट को एक्सेस किस तरीके से करते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बनाइए। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, प्रोग्राम को बनाइए। अगर आपको इसमें से कुछ भी इससे रिलेटेड टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिसको मैंने यूज़ किया है इस लेक्चर को बनाने में। थैंक यू सो मच।